कोई ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो मरने के बाद भी आज तक प्रधानमंत्री है, सैलरी भी उठाता है और जो है सारी सुविधाएं प्राप्त करता है मरने के बाद भी। 7 सालों से 7 साल पहले मर चुका है, लेकिन आज तक वो प्रधानमंत्री है देश का। सोचो। कौन हो सकता है? अरे अभी कल के बाद किम योंग इल। किम योंग इल, ये कौन है किम योंग इल? किम योंग इल कौन है? नहीं पता। ये किम योंग जुंग के पापा हैं। कोरिया, उत्तर कोरिया का तानाशाह शासक। मरने के बाद भी प्रधानमंत्री। अब हम लोग बात करते हैं, ऊपर साइबेरिया वाला पढ़ डाले थे ना, साइबेरिया में साइबेरिया का पठार, रशिया में काफी बड़ा सा है। रशिया का सबसे बड़ा पठार है साइबेरिया का पठार। बेसाल्टिक लावा के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर शंकुधारी वन से पूरा आच्छादित रहता है, बर्फ पड़ जाती है यहाँ, पूरा शंकुधारी वन यहाँ पर घेरे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, चीन में तो क्या कहते हैं, मंगोलिया में तो डेजर्ट है, चाइना में लोइस पठार। सबसे बड़ा लोइस का हवा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। हवा पहाड़ से, कुनलुन सान माउंटेन से और हिमालय से जो है काट करके लेके आती है अच्छी खासी मिट्टी, और उसे यहाँ डिपॉजिट करती है। और हुआंगहो नदी यहाँ से होकर के जाती है, पीली नदी, जो यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और इस कारण से यहाँ बड़े पैमाने पर दलहनी फसलों का उत्पादन होता है। लोइस मिट्टी भी इसे कहते हैं, जो हवा के द्वारा डिपॉजिट हो, उसे लोइस मृदा भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ हम लोग तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में और पामीर प्लेट्यू के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राजस्थान वाले इंडियन ज्योग्राफी में इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।
अंदर इंडियन वाले जो प्लेट्यू हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान में मारवाड़ का पठार, अरावली के गिरिपद पर अवस्थित है। बनास एवं उसकी दो सहायक नदियां वहां से होकर के जाती हैं, जब जो उतरती हैं माउंट आबू से। मारवाड़ का पठार ये राजस्थान के मैदानी भाग को अरावली से जोड़ता है। यहीं पर है अरावली माउंटेन रेंज। फिर इस साइड में बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार। इनके बारे में कुछ लोग तो वहां से होंगे भी, कोई है यहाँ बुंदेलखंडी या बघेलखंडी? नदियों के द्वारा डिपॉजिट मृदा से ये बने हैं, और नदी जब ऊंचा हो जाता है तो अपना पथ बदल लेती है, तो यानी यहाँ पर बांगर मिट्टी पाई जाती है, फर्टिलिटी इसमें कम होती है। खादर मिट्टी नई डिपॉजिटेड एलुवियल सॉइल होती है, और बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। बांगर मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, फिर नीचे आ जाते हैं। ये तो इधर मध्य प्रदेश में पन्ना का पठार जो विंध्य रेंज से जोड़ता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि करंट अफेयर की बात यहाँ पर जुड़ी हुई है। डायमंड बियरिंग रॉक्स यहाँ पर पाई जाती, मतलब हीरा पाया जाता है, लेकिन नाम है पन्ना पठार, है ना, लेकिन पाया जाता है हीरा। पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य केंद्र भी है, जिसको बेतवा और केन बेतवा प्रोजेक्ट के कारण 500 वर्ग किलोमीटर का ये राष्ट्रीय उद्यान ही पूरा सिद्ध करवाए दे रहे हैं मोदी जी, है ना। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, नहर नहीं जा पा रही थी, दोनों नदियों को जोड़ना चाह रहे थे। ये परियोजना काफी लंबे समय से रुकी हुई थी, तो यहाँ पर इस जो कि पठार से होकर के कटाई की जाएगी, पठार से नदी होकर के जाएगी। अब नेशनल पार्क से ये सब चीज हो नहीं सकती, तो नेशनल पार्क ही हटा दिया, ना रहेगा नेशनल पार्क, ना व्यवधान उत्पन्न होगा, है ना। तो ये चीज जो है यहाँ पर कर दिया गया। इसी के नीचे है मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाला पठार, सतपुड़ा के पास मालवा का पठार। ये पन्ना हो गया, ये भी मध्य प्रदेश में है, मालवा का पठार। आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत कालीन, फर्टाइल रीजन भी है मालवा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार को रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डोम शेप्ड प्लेट्यू है, टापू आकार का पठार है,
और बड़े पैमाने पर यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सारा कुछ, हीरा पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, टिन, टंगस्टन, है ना, टिटेनियम, जिंक, लेड, यूरेनियम, थोरियम, मैग्नीज, सारा कुछ यहाँ पाया जाता है। बहुत ही रिच मिनरल वाला रीजन है। और इसी नदियों ने काट काट करके इसे कई पार्ट कर दिए हैं, है ना, तो बट गया है। एक छोटा सा पठार और यहाँ पर देखने को मिलता है, जो इसी का पार्ट था पहले। 2 पठार और इससे टूट टूट के अलग हो गए हैं। एक है पाट प्लेट्यू रांची में, वो भी इसी टाइप का है। पाट का पठार रांची में, वो भी डोम शेप्ड पठार ही है। घिरा हुआ है ये क्या कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये सब के सब। पाट का पठार रांची में है ना। रामगढ़ का पठार ये भी इसी का भाग है, झारखंड में ही है सब। रामगढ़ का पठार पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। ये छोटे नागपुर के पार्ट है। छोटे नागपुर के पठार के पार्ट है। हाँ, ओके। पाट पठार रांची में, रामगढ़ पठार पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। यही वाला पठार है जिस पर गब्बर बैठता था। वो कहता था सांभा कितनी गोलियां हैं रे, है ना, ऐसे कुछ बोलता था। कभी शिवेंद्र है कि नहीं वो बताता है। कहाँ गया, नहीं है, कोई कर लेता है एक्टिंग गब्बर की। सुबोध जी आप जानते हैं क्या बोलता था वो? सांभा कितनी गोली है, ऐसे कुछ कहता था पठार कितने पर बैठ आदमी कर। तेरे कालिया? क्या, कैसे? कितने आदमी तेरे कालिया? अच्छा, कालिया से पूछता है तो कहते मालिक 2 नहीं आदमी 2। उसके सर वो जो चापलूस रहते हैं ना, उसका नाम कालिया रहता है, तो उसी से पूछता है सर कितने आदमी अच्छा, तेरे कालिया। तो कहता 2। सरदार तो हाँ? वो 2 और तुम 3। ये एकदम सही है, बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हो। हाँ, वेरी गुड। तो ये वही वाला पठार है ना। सॉरी सर। हाँ, तो बढ़िया है, कलाकारी भी होनी चाहिए बीच बीच में, टैलेंट। मान लो कभी एक्टिंग बनने का मौका मिल जाए तो। तो ये भी यहीं पर है। यहाँ से पुनपुन नदी बह करके जाती है, पुनपुन रिवर, जो गंगा की सबसे छोटी सहायक नदी है। वहीं पर सुवर्ण रेखा नदी पाट के पठार को अलग करती है, छोटा नागपुर पठार से सुवर्ण रेखा नदी। और रामगढ़ के पठार को पुनपुन नदी अलग करती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर इधर आ जाएं तो उड़ीसा वाले पार्ट में है क्योंझर का पठार। पूरा 95% माइका यहीं भरा है। और भी सारे मिनरल यहाँ पर पाए जाते हैं। उड़ीसा में है कौन सा? क्योंझर, ब्राह्मणी नदी से अलग करती है। ब्राह्मणी और गुप्त गंगा नदियां क्योंझर का पठार उड़ीसा, महानदी के साथ मिलती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और छत्तीसगढ़ तथा कौन सा वो एरिया है, नया स्टेट, आंध्र प्रदेश से अलग, तेलंगाना में फैला हुआ ये भी डोम शेप का ही है, दंडकारण्य।
ये दंडकारण्य तेलंगाना में का, है क्या सर? हाँ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ये तो में इधर है दंडका। सर, तेलंगाना तो इस साइड पड़ता है सर, अरब सागर के साइड में। वहाँ कहाँ अरब सागर में तेलंगाना है? नहीं सर, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तेलंगाना ना सर, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे पड़ता है वो। मैं वहीं पे पास में ही तो रहता हूँ सर। बड़ा कंफ्यूज हो। मेरे यहाँ से सर 5-6 घंटे का तेलंगाना है रास्ता बस। तो फिर कहाँ रहते हो? सर मैं महाराष्ट्र और लगभग तेलंगाना का बॉर्डर पे हूँ। महाराष्ट्र और तेलंगाना। तेलंगाना। जी सर। हाँ, ये जो दंडकारण्य, तो ये उस तेलंगाना के ऊपरी भाग में और छत्तीसगढ़ के निचले भाग में है। ये मैंने जो मैप बनाया है दंडकारण्य का बनाया हुआ है। अच्छा। है ना? बाकी तेलंगाना तो और नीचे तक फैला हुआ है। वो आप सही जी कह रहे हैं। लेकिन हमने जो बनाया हुआ है लाल रंग का, ये दंडकारण्य पठार का बनाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के साउथ में है। हाँ, ये बताएगी सगुप्ता, ये वहीं की है। यहाँ गई हो कभी? इसका कोई एंशियंट इम्पोर्टेंस रहा है, कोई प्राचीन महत्व? जी सर, यहाँ पे सोमवंश के शासक लोगों ने और नल वंश के शासक ना यहाँ पे शासन किया है दंडकारण्य में, और यहाँ पे दंडकारण्य की पठारी भी है बस्तर साइड एरिया में। बाकी हाँ, मैं गई नहीं हूँ सर यहाँ पे। बस्तर का पठार इसी से कनेक्ट है, वो खुद एक जी पठार सर। है। यहाँ बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में खूब मिनरल पाया जाता है बस्तर के पठार में। हाँ, तीरथगढ़ सर जलप्रपात वगैरह भी यहीं पे है। तीरथगढ़ जलप्रपात है, फिर दरबा घाटी है, वो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। सारी चीजें हाँ, वहीं पे कांगेरा, है। हाँ, कांगेर घट्टा, कांगेर घट्टा, है ना? जी सर। सही है। तो ये नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे आते हैं हम लोग। इसका और एंशियंट इंटो है, क्योंकि यहाँ दंडकारण्य में मारीच, चुबाहु, ताड़का को मारा था राम ने, है ना? मारीच को मारा नहीं था, बस उनको एक ऐसे बिना नोक वाले बाण से धक्का मार दिया था, वो जाकर के गिरे श्रीलंका में। इतना दूर, इतना ताकतवर थी, सोचो, हैं? और गिरा तो चोट भी नहीं लगी, हवाई जहाज गिरफ्तार थी गया वहां। राक्षस से पता नहीं जो भी, भगवान की लीला भगवान जाने, हमें क्या करना है। अच्छा, अभी इसके बारे में कुछ बात कर लें। मेंस क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड नक्सल बाहुल्य क्षेत्र, कई मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? जैसे पहला क्वेश्चन किसी देश की भौगोलिक स्थलाकृतियां, ठीक है, वहां के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक ढांचे पर किस प्रकार प्रभाव डालती हैं? एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। दूसरा है, क्या भारत के उत्तर पूर्वी भाग में नक्सलवाद का प्रमुख कारण प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है? कथन की समीक्षा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, भौगोलिक स्थलाकृतियों का त्रिकोणीय प्रवसन के सिद्धांत से किस प्रकार संबद्धता है? ठीक है, किस प्रकार संबद्धता है त्रिकोणीय प्रवसन का सिद्धांत?
थियरी ऑफ ट्रायंगुलर माइग्रेशन, व्हाट इज दिस? तो इसको समझा जाए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या, सब तीनों का उत्तर एक ही है। तीनों का उत्तर, तीनों प्रश्न घुमा घुमा करके हैं, लेकिन तीनों का उत्तर एक ही। प्रवसन हमेशा देखने को मिलता है रूरल टू अर्बन, जॉब के लिए लोग प्रवसन करते हैं, अच्छी फैसिलिटीज के लिए प्रवसन करते हैं, अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए प्रवसन करते हैं। लेकिन यहाँ पर नज़ारा कुछ अलग सा है। यहाँ पर कोयला भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है और हाई क्वालिटी का बिटुमिनस कोल भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। ठीक है, हाई क्वालिटी का बिटुमिनस कोयला भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। ठीक है, तो जहां पर कोयला भी पाया जाएगा और लोहा भी पाया जाएगा तो वहां पर लौह एवं इस्पात उद्योग बूस्ट कर जाएगा, क्योंकि उसको यही चाहिए होता है रॉ मटेरियल। तो रानीगंज में इसीलिए तो सबसे पहले उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था, कोल फील्ड बूस्ट कर गया है ना वहां पर। तो अभी क्या होता है कि और इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल लोहा होता है तो वो भी अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है, तीव्र औद्योगिकरण शुरू हो जाता है। अब जब अर्बन एरिया से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे धनाढ्य, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे धनाढ्य क्षेत्रों से इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के इधर पैसा लगाते हैं, ठीक है, यहाँ आकर के पैसा लगाते हैं, इधर को आए और पैसा खिला उला करके जमीनें ले लेते हैं। पट्टा, सरकार लैंड एक्विजिशन करके उनको पट्टा दे दी, उनके घर तुलवा दिए गए, जिस जमीन पर वो खेती करते थे उनकी जमीन छीन ली गई। पहले और ये कहा गया कि नौकरी भी मिलेगी, लेकिन पहले क्या था कि 10 लोग थे घर में, है ना, और खेत में 4 लोग लेटे हुए हैं, पिताजी ने लात मारा, उठ जाकर के हंसिया ले, काम पे जाकर को काम कर रहे हैं, सबका गुजर बसर उसी से हो जा रहा। लेकिन अब नौकरी 10 को नहीं मिलेगी, नौकरी किसी एक को मिलेगी, बाकी लोग हो जाएंगे बेरोजगार। अब वो जिस भूमि पे मालिक हुआ करते थे, अब उस भूमि पर जो फैक्ट्री बनी है वहां या फिर उत्खनन हो रहा है वहां पर खुदाई का काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन सबको रोजगार नहीं मिला, उनकी जमीनें छीन ली गई, कोई जमीन नहीं अपनी देना चाहता है, ऐसे मुआवजा कब पता नहीं कब मिलेगा, उनकी जमीन छीन ली गई, टाइम दे दिया गया, उनके घर गिरा दिए गए। तो अब यहाँ पर 2 चीजें होंगी, यानी मुंबई और गुजरात से आए अमीर लोग इधर सेटलमेंट हुआ, मुंशी मैनेजर, है ना, वगैरह वगैरह यहाँ पर आए। अब यहाँ से ये लोग जो सीधे साधे लोग होंगे, जिनकी जमीन छीन गई, जिनका रोजगार खत्म हो गया, पूरी जमीन नहीं गई तभी तक छोटा बची है कि उससे घर नहीं चल पाएगा। अब रोजगार की तलाश में ये नियर बाई, ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, ये आ जाएंगे यूपी और बिहार। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कंपटीशन देंगे ये यहाँ के मजदूरों को, यूपी और बिहार के मजदूरों को। यूपी और बिहार के मजदूर दिन भर में 600 रुपया ले रहे हैं दिहाड़ी, ये कहेंगे हम 300 रुपये में काम कर देंगे, रात में रुकेंगे भी यहीं, तो आपकी जो साइट चल रही कंस्ट्रक्शन वहां पर हम सिक्योरिटी भी देंगे, क्योंकि हम यहाँ रुकेंगे भी, है ना।
और इसके अतिरिक्त मेहनत से काम करेंगे। वहां पर जो यूपी बिहार वाले 4 फावड़ा मारते हैं तो फिर 2 बार बीड़ी पीते हैं, है ना, तम्बाकू मलते हैं। ये मेहनत से काम करेंगे और सस्ते के सस्ते। अब इसमें होते हैं ठेकेदार जो इकट्ठे 100-100 200 बिलासपुरी दिलवा देते हैं। तो ठेकेदार को पकड़ लिया, उसने 5-6 लोगों का तनख्वाह रोज ज्यादा लेता है, बाकी वो ला करके दे दिया, है ना। तो अब वो सबके सबको रोजगार मिल गया। इकट्ठे थोक में ढूंढने भी नहीं जाना है मजदूर। तो ये सबसे बेहतर। तो यहाँ पर आए तो इन लोगों का रोजगार इन लोगों ने छीन लिया। देखो मेट्रो बन रही है यूपी में, सब यही बिलासपुरी लगे हुए हैं, है ना। सब कॉन्ट्रैक्ट इनका भी हो जाता है। बड़ी बड़ी साइट जितनी चलती सब जगह यही झारखंड और छत्तीसगढ़ ही भरे, यूपी और बिहार में, बंगाल में। तो इनका क्या होगा भाई? अब ये बेरोजगार यहाँ यूपी और बिहार वाले श्रमिक, तो ये भाग आएंगे मुंबई, गुजरात, वहां जाकर के हीरा घिसेंगे। मुंबई में आके रिक्शा चलाएंगे, कूली बन जाएंगे, माली बन जाएंगे, सिर्फ बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको मान ले पॉइंट ए, इसे बी, इसे सी, तो माइग्रेशन का डायरेक्शन क्या था? ए से बी, और इस कारण से बी से सी माइग्रेशन हुआ, और बी से सी माइग्रेशन होने के कारण सी से ए की तरफ माइग्रेशन हुआ। ठीक है, तो यही है त्रिकोणीय प्रवसन का सिद्धांत। और यहाँ ये सबका जिम्मेदार कौन है? जो ये ट्रायंगुलर माइग्रेशन हो रहा है ना, उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन है? इंडस्ट्रीज सर, बताएगा कोई? इंडस्ट्रीज हाँ? सर, इंडस्ट्रीज सर, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। उद्योगपति होते हैं वो। बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों दीपक? क्या बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार हैं? सर, बड़े उद्योगपतियों से ज्यादा तो जिम्मेदार वो चीजें हैं। एक तो 2 चीजें अपन कह सकते हैं इसमें। एक तो प्रशासन है जो कि ये पॉलिसी सही ढंग से नहीं बनाता जिसमें लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सभी जितने भी बेरोजगार हो रहे हैं जमीन लेने पे। ये बात के ये सेकेंडरी जिम्मेदारी है। और उससे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो जमीन जिसका उत्खनन जहाँ हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा तो पठार और वो है जो जहाँ जमीन में वैसे तत्व मिले हैं। तो जिम्मेदारी तो इन लोगों की है मुख्य रूप से। क्यों गजेंद्र जी, आपको क्या लगता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रायंगुलर माइग्रेशन एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, नक्सलिज्म। यहाँ तक कि पुलिस वाले वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सेना लगाई गई, सेना के जवानों का सर काट दिया गया था, 14 जवानों का। बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं भाई। वहां पर पोस्टें खाली चली जाती हैं डीएम और उनकी एसडीएम वगैरह की, है ना। अगर पकड़ में आ गए एसडीएम और डीवाईएसपी तो टांग देंगे किसी पेड़ पर। वो तो नया नया बेचारा सेलेक्ट हो गया था, उसको पता भी नहीं। उसको किसी इमली पेड़ पे टांग देंगे, गले में पट्टा लटकता रहेगा, हमारी जमीनें वापस करो। क्योंकि जो लोग भाग गए तो भाग गए थे, लेकिन जो लोग थोड़ा सा अतिवादी थे उन्होंने हथियार उठा लिया और वही नक्सली बन गए। तो क्यों गजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि इसके लिए सबसे ज्यादा प्रमुख उत्तरदायी कारक क्या है? सर मैं इसमें सर सरकार को मानता हूँ, पॉलिसी मेकर को ज्यादा मानता हूँ। अच्छा, तो कौन सी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए? लैंड, देखो अगर हम जब भी डेवलपमेंट करना होगा, माइनिंग करना होगा, तो हमें लैंड एक्विजिशन करना ही होगा। सर उसका अल्टरनेट रहता है ना सर,
अगर लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं तो उनको अल्टरनेट कहीं ना कहीं तो उनको जमीन देनी चाहिए। पैसे के बदले में उनको अगर घर दिया जाए या जमीन दिया जाए तो वो उनके लिए बेहतर रहेगा, ताकि उनकी जिंदगी पर अपना क्रियान्वयन, अपनी जिंदगी जीवन यापन कर सके। क्या रहता है, पैसा दे देते हैं उस समय के लिए, बड़े उद्योगपति आते हैं लाखों रुपए दे देते हैं, उस समय के लिए वो अपना पैसा संभाल नहीं पाते हैं, खर्च कर लेते हैं, फिर 5 साल बाद फिर वो अपने बेरोजगारी और उस फिर नक्सलवाद में जुड़ते हैं, क्योंकि 5 साल बाद अपना उनका पैसा रहता है वो खत्म हो जाता है। हाँ, तो पैसा देना उचित नहीं ना, पैसा दे देंगे मान लो तो पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका रोजगार का, उनका घर का, जमीन का तो वो तो चला गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ सर, उनको जमीन, अदर जगह जमीन देनी चाहिए या उनको रोजगार देना चाहिए, ताकि पूरा परिवार, एक बंदे के अलावा मतलब और को भी रोजगार मिलना चाहिए। तो इसलिए पॉलिसी मेकर वहां पर अगर बेटर तरीके से क्रियान्वयन रहता है तो श्योर मैं इस चीज को मानूंगा कि सर अच्छे से उनका जीवन यापन हो सकेगा। जैसे कि अरब वगैरह हम करते हैं सर हाँ, संसाधन, पैसा भी नहीं पहुंचता। हाँ पूनम जी बताइए क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ सर संसाधन का भी एक बहुत ज्यादा महत्व है। यदि वहाँ संसाधन इस तरीके के अवेलेबल करा दिए जाए वहाँ के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें किस चीज का उत्पादन हो सकता है, या फिर वहाँ पे क्या, तो लोगों को संसाधन मिलने से एक रिसोर्स मिल जाता है इनकम करने का, ये रहता है। कोई और अच्छा फार्मूला नहीं हो सकता है इसका, इससे बढ़िया, क्योंकि मुझे तो संसाधन लगता है उनको कि क्या उपलब्ध जिन करा देंगे, जिन कौन लोगों को समझेगा? जमीन है, जहाँ एक मुख्य रूप से जो तत्व, उपयोगी तत्व पाए जा रहे हैं, मिनरल्स पाए जा रहे हैं, और जिन लोगों की जमीन है उन लोगों को शिक्षित करके और उन लोगों को ही उस श्रेणी में, मतलब उनको स्किल्ड बना के फिर उन्हीं से ओपन करवाना चाहिए, लाइक तुम ही बिजनेस हाँ करो। जी, हाँ, वो ज्यादा सही नहीं, एजुकेशन इतना ट्रेनिंग पैसा, देके। इतना कहाँ स्किल कर ले जाओगे उनको कि वो इतने बड़े इंडस्ट्रीज हो जाएंगे, इतना 1000 करोड़ 22,000 करोड़ रुपया लगा पाएंगे वो? गवर्नमेंट इटसेल्फ लगा सकती है ना इंडस्ट्री। तो अरे नहीं, ये अच्छा सोल्यूशन नहीं। गवर्नमेंट इटसेल्फ लगा सकती है यहाँ सर, शेयर दे सर उनको, शेयर दे, ये कर सकती। जैसे कि अरब में होता है, अरब में क्या होता है, कोई काम नहीं करता इस तरह के जिनके पास जमीनें होती हैं, मरुस्थल है, जमीन है उनकी अपनी, उसमें तेल है नीचे भरा हुआ। यहाँ पर पता चल जाए किसी की जमीन के नीचे तेल है तो उसका जमीन कब्जे में ले ली जाएगी सरकार के द्वारा, और उसको मुआवजा दिया जाएगा उस जमीन के रेट पर, ना कि जो नेचुरल रिसोर्सेज उसके नीचे पड़ा हुआ है उस पर उसका मालिकाना हक नहीं माना जाता। लेकिन अरब में, वेनेजुएला में, इन सब जगहों पर, वेनेजुएला तो बर्बाद हो गया बेचारा, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, अरब, अबू धाबी, यूएई है ना, ये सब जो है, कुवैत, पूरा तेल पे इकोनॉमी है, मोर देन 95% इकोनॉमी बेस्ड ऑन द ऑयल, और जमीन के नीचे तेल भरा पड़ा हुआ है। तो अब क्या है कि उनको उनका जमीन नहीं छीना गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि कंपनी को दे दिया, और कंपनी ने कहा कि तुमको हम, ये जमीन के मालिक तुम रहोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि 50 साल के पहले हमको यहाँ से भगाओगे नहीं, और हर महीने हम आपको 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया घर बैठे देते रहेंगे, है ना। और यही नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी खर्चा करेंगे, बच्चे की शादी पर भी हम आपको अलग से पैसा देंगे, गाड़ी देंगे। तो इस तरह से लोग खुश हैं, कोई काम दाम नहीं, इफराद पैसा है, बस लेकिन सर 10-10 लोग गाड़ियां खुश लेके तो घूम हैं, रहे हैं। लेकिन उनके काम करने की उसको क्षमता को तो खत्म कर दिया ना एक तरीके से, वो सोच ही नहीं पा रहे उस तरीके से, उनको इतना मोटा पैसा दिखा दिया। तो इसके बावजूद भी वो काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में नौकरियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतने पे ही रुके थोड़ी रहते हैं वो लोग, है ना। इसके बाद भी, हमारा कैमरा काम नहीं कर रहा है, छोड़ो, है ना। इसके बाद भी जो है ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और उनके लोगों को नौकरी भी मिल जाती है वहां पर,
जो वयस्क हैं कंपनियों में, अगर वो पढ़े लिखे हैं और सबका सेक्टर ही वही है, तो सब उसी क्षेत्र में तैयारी भी करते हैं, तो जॉब भी मिल जाती है, उसकी एक्स्ट्रा सैलरी उठाएंगे, है ना। तो कई एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सर इसी बात पर सर, जो लोहा इस्पात है सर, जमशेदपुर है या बोकारो स्टील कंपनी है, वहाँ की जहाँ तक मैं बताना चाहूंगा सर कि जो स्थानीय लोग हैं उनको अगर एक रोजगार पाने के लिए कम से कम उनको 10 लाख का डोनेशन देना पड़ेगा। और रही दूसरी बात, अगर मैं मेरे एरिया की बात करूंगा सर, जहाँ से मैं आता हूँ, वहां पर संगमरमर और इसकी बहुत ज्यादा माइनिंग होती है। तो किसी की जमीन नर्मदा नदी किनारे से, नहीं नर्मदा नदी सर, किनारे से। हाँ, राजसमंद और मकराना सर, जो हाँ संगमरमर मकराना, और अरे वाह, मकराना ग्रेनाइट। मार्बल तो यार इंडिया। हाँ सर, तो ग्रेनाइट, तो अब वह क्या होता है सर, किसी की जमीन में अगर ग्रेनाइट पाया गया तो उसको इतनी एवज में सर लाखों रुपए में उसको जमीन मिल जाती, पैसे उसको मिल जाते हैं 1 बीघा के। तो उसके बाद में वो क्या होता है, जो आदमी सड़क पर चल रहा होता है वो स्कॉर्पियो में घूमने लग जाता है, और उसका उस चीज को इन्वेस्टमेंट की बजाय इतना हो जाता है कि वो एक 5 साल 7 साल 10 साल के बाद वो फिर अपने सड़क पर आ जाता है। मतलब कि वो जो पुराने कहते हैं ना, जो पैसा नहीं खर्चा कर रखता है डाला वो पूरा। पूरा खर्च कर लेते हैं सर, और फिर 10 साल बाद में फिर वो ऐसे कहीं जॉब भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतना वो अय्यासी कर लेते हैं, 10 साल के भीतर के अपनी कार्य करने की क्षमता भी खो देते हैं सर। तो इसलिए सर, मैं इसलिए सरकार को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूँ, ताकि वो उस पर क्रियान्वयन करे और एक पॉलिसी बनाए कि उनको टाइमली पैसा दे, ईएमआई में पैसा दे, और उनको उसी में, ठीक है सर, वो अगर स्किल नहीं है उनके पास, फिर भी अगर उनको वहां पर ज्यादा रोजगार मिलेगा तो श्योर है कि सर ये समस्या भी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न की दृष्टि से अगर पूछा जाए, है ना, हाँ पैसा भी खा जाते हैं, होते हैं, तो यहाँ पर एक चीज जिम्मेदार दिखाई देगी। इस कथन को अगर हम समर्थन कर सकते हैं या सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, सरकार को जिम्मेदार न ठहरा करके हम यहाँ पर पॉलिसीज को जिम्मेदार ठहराएं, सरकार को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हम, क्योंकि सरकार का हमेशा हमें समर्थन करना है। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न पहला लाइन है इसकी, कि क्या भौगोलिक स्थलाकृतियाँ, है ना, किसी भी स्थान के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचे को प्रभावित कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या क्या इसमें पॉइंट, तो इसमें हाँ प्रभावित कर सकती हैं। अगर यहाँ पर मिनरल्स नहीं होता तो लोग यहाँ आते क्या करने, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स है। नॉर्मल खेतीहर वाला क्षेत्र होता तो यहाँ कोई क्या करने आता, है ना, लेकिन ये नॉर्मल खेतीहर क्षेत्र नहीं है, मिनरल रिच रीजन है। इसी कारण से लोग इधर को आए, माइग्रेट करके अर्बन सेंटर को ले गए, यहाँ लैंड एक्विजिशन हुआ इतने बड़े पैमाने पर कि सबकी जमीन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आवाज आ रही है? अक्सर आ रही है अभी। हाँ, आ रही। तो जो है सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, बेरोजगारी बढ़ी, है ना, इनसिक्योरिटी बढ़ी लोगों में, सामाजिक असुरक्षा, नक्सलवाद का जन्म, ये सब सामाजिक कुरीतियां पैदा हुई, सामाजिक दिक्कतें यहाँ पर पैदा हुई, ठीक है। दूसरा, राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा इस पर, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, नक्सलवाद का दबाव पड़ेगा, पब्लिक प्रेशर पड़ेगा, जनता नाखुश होगी पट्टा देने वाली सरकार पर, है ना, और उसको वोट नहीं देगी, सरकार अस्थिर रहेगी। ये दूसरी राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। आर्थिक तो देख ही रहे हो,
एक तबका जो बाहरी है बहुत अमीर होता जा रहा है, और वहीं पर दूसरा तबका बहुत ज्यादा ही गरीब होता चला जा रहा है, व्यक्ति भूस्वामित्व खो रहा है। ये सब बातें हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। हाँ अच्छा, दीपक जी का कहना है कि वर्ल्ड लेवल की जो है पॉलिटिक्स भी इफेक्ट होगी, और रजनीश जी ने कहा कुछ स्टेज में डेवलप्ड लैंड का पार्ट वापस किया गया है। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। अभी दीपक जी की हम राय जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से कह रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स इससे इफेक्ट होती है, क्या तर्क है इसके? की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे जो मानवाधिकार संस्थान है, जो विश्व स्तर पर मानव के अधिकारों के बारे में बात करते हैं और उनके जीवन के शिक्षण में बात करते हैं, तो वो लोग जहाँ जो भी विश्व स्तर की मीटिंग होती है उसमें सभी कॉमन कंट्रीज हैं, तो वहां पर फिर भारत देश को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर उसके आलोचना करेंगे। तो वहां पर फिर दूसरी कंट्रियां जो वहां इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगी। फिर कई इस तरीके से कई स्तरों पर उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ हाँ, जैसे माइनिंग उसमें भी फर्क पड़ेगा। रिटेल सेक्टर में, हाँ रिटेल सेक्टर में 100% एफडीआई आ गई, सिंगल ब्रांड रिटेल में। ऐसे ही एफडीआई लाई गई है भारत में कि विदेशी आकर के इन्वेस्ट करें और उनको लैंड एक्विजिशन करके उनको जमीन दे दी जाए, और वो भी आकर्षित होते हैं कि हाँ हम यहाँ पर आए, लेकिन नक्सलवाद जैसी चीजों के कारण वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज, जो मान लो आ गए हैं, है ना, उनका बिजनेस प्रभावित होता है ना। आए दिन डिस्टरबेंस, और यहाँ की लाल फीताशाही भी उनको प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा है ना। तो ये सब कारण से विदेशी मामले भी, ये मतलब कि एक इंटरनेशनल लेवल पर भी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये चीज तो लोग सोचते हैं कि देखो विदेशी आकर के हमारे यहाँ कब्जा किए हैं, मार डालो इन्हें, उनके फैमिली वालों को नुकसान पहुंचाते हैं ताकि वो भाग जाएं वहां से डर के मारे। और इससे सरकार हमारे देश के ऊपर, पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभाव डालती है, उन पर दबाव डालती है कि तुम्हारा हमको क्या मतलब है, तुम प्रधानमंत्री, तुम देखो हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं वहां पर। तो इस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दो देशों के बीच संबंधों में। हाँ, गोरिल्ला वार करते हैं, है ना। बाहरी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हाँ, बाहरी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इसी कारण से नहीं करते, नहीं तो करते। ये चीजें यहाँ पर है। खैर, तब भी इन हालातों के बावजूद भी माइनिंग सेक्टर यहाँ पर फल फूल रहा है और बहुत तगड़ी कमाई करते हैं। अगर आप डीएमओ में यहाँ हो गए तो, है ना, जैसे करना नहीं चाहिए। इसी सब की वजह से तो यहाँ पर ये सब फैला हुआ है। लोग घूस पात लेकर के लोगों को अलाट कर देते हैं पट्टा, और उसके बाद क्या कहते हैं, वो बंदा का घर तोड़ दिया जाता है, उसको मुआवजा मिला नहीं होता, सैंक्शन हुआ नहीं होता, लेकिन वो तो अलाट कर देते हैं, है ना। तो उस अवधि के बीच में कहाँ जाएगा। मान लो उसको जो मुआवजा सैंक्शन होना 6 महीना बाद या 1 साल बाद पट्टा उसको अभी दे दिया गया, तो उसने वहां पर इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया क्योंकि उसका अधिकार हो गया है। तो इसी कारण से सब तनातनी दिक्कतें देखी जाती हैं। अब हम लोग आते हैं नीचे।
इसके नीचे वाला जो रीजन है पूरा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच का क्षेत्र, यहाँ पर पाई जाती है काली मृदा। और डेक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से है, ये दूसरा सबसे पुराना पठार है और सबसे बड़ा ज्वालामुखी अपरदन से बना पठार है दक्कन का पठार, दक्षिण भारत में। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूरब में पूर्वी घाट, दोनों पहाड़ी क्षेत्रों को पृथक करता है। इस पठार के कारण, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी है, ये रीजन बहुत ही फर्टाइल कैश क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए आगे है। कैश क्रॉप मतलब कौन कौन सी फसलें होती हैं, रेगुर का मतलब क्या क्या होता है? रेगुर का मतलब तो कॉटन होता है, लेकिन इस मिट्टी में और क्या क्या उत्पादित हो सकता है, कोई बताए? सोयाबीन है सर। क्या क्या? कपास, सोयाबीन। कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, पोटैटो हो गया, और सनफ्लावर हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब जो है यहाँ पर होते हैं, पाए जाते हैं दक्षिण पठार में। ठीक है, इसकी जो औसतन ऊंचाई है 600 मीटर है और लगभग एरिया कितना कवर करता है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है, त्रिकोणीय आकार में है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी ऊंचाई, ऑप्शन बी 80 बनेगा, इसकी ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, ऐसे करके बनाएगा। तो दक्षिण में इसकी ऊंचाई 1000 मीटर के करीब है और उत्तर की ओर जब जाते हैं तो इसकी ऊंचाई घटती चली जाती है 450-500 मीटर, मतलब 1000 मीटर से 500 मीटर तक ही रह जाती नॉर्थ में। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी। बहुतेरी नदियां पश्चिमी घाट की यहाँ पर कटाई करके ऊबड़ खाबड़ जमीन बना दी है। काली मिट्टी होने के कारण पानी नीचे लीच नहीं कर सकता, क्योंकि काली मिट्टी में विशेषता होती है कि वो जल रोधीकरण करती है, पानी को नीचे जाने से रोकती है। ठीक है, पानी को नीचे जाने से वो रोकती है और इस कारण से कटके फटे बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ जमीनें हैं और इस कारण से यहाँ नहर सिंचाई भी संभव नहीं है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जमीन पर नहर बना पाना बड़ा दुर्गम कार्य होता है। इस कारण से, और दूसरी चीज ग्राउंड वाटर लेवल नीचे है, क्योंकि लीचिंग पानी की हो नहीं पा रही, तो इस कारण से ट्यूबवेल इरिगेशन भी फ्लॉप है। तो पानी जिसमें रुके वह वाली तकनीकी यहाँ पर ज्यादा सही होगी। कौन सी तकनीकी है वो? यहाँ पर एक पूछा गया प्रश्न है और मेंस का भी प्रश्न बना हुआ है। तालाब सही रहेगा, टैंक तालाब। टैंक इरिगेशन यहाँ पर पॉपुलर होता है। ठीक है, अहमदाबाद जिस कॉटन प्रोडक्शन के लिए पूरा एरिया, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, तमिलनाडु भी है, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जाने जाते हैं। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और कोयम्बटूर को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ये सब इसी कारण, क्योंकि यहाँ पर काली मृदा इस पठार पर है। कर्नाटक रीजन में इसे कर्नाटक का पठार कहते हैं या मैसूर का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, मैसूर का पठार भी कहा जाता है। तेलंगाना क्षेत्र में इसे तेलंगाना का पठार भी कहा जाता है, रीजनल नेम है।
अलग अलग जगहों पर। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का पठार, बड़ा ही सिंपल। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी की तरफ। यहाँ पर भी दो पठार हैं। एक है मेघालय का पठार। यहाँ पर एक नई तरह की चट्टान पाई गई जो कि सबसे मतलब हिमालय से बहुत ज़्यादा पुरानी चट्टान है। पहले मानते थे कि ये मेघालय की चट्टान है ना हिमालय काल की है, लेकिन बाद में यहाँ की गुफाओं और इनके अंदर की चट्टानों का अध्ययन करने पता चला कि जो मेघालय का पठार है बहुत ज़्यादा पुराना है। एक नया एज जियोग्राफिकल टाइम स्केल में जोड़ दिया गया, मेघालय एरा। करंट अफेयर में क्वेश्चन रहा है। यहाँ की चट्टानों का अध्ययन करना। मेघालय का पठार गारो और खासी पहाड़ियों के उत्तरी भाग में जहाँ पर वो सटती हैं वहाँ पर ये है। गारो राजमहल पहाड़ी भी इस साइड में है, तो गारो राजमहल गैप है ना इसका मेन ब्लॉक है। फाल्टिंग के कारण बना हुआ है, भ्रंशन के कारण। ठीक है, और इस गड्ढे में पानी नहीं सेडिमेंट भरता चला गया ब्रह्मपुत्र नदी का। अवसाद, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, अवसाद भरता चला गया, फटता चला गया, उठता चला गया, भरता चला गया और खुद इतना ऊंचा हो गया। फिर मेघालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, जो सहायक नदी हैं ब्रह्मपुत्र की, जैसे कपिली नदी यहाँ से आती है, तो वो भी ह्यूज सेडिमेंटेशन करती है। ठीक है, शिलांग जो रीजन है इस पठार में ही है, और शिलांग इस पठार का सबसे ऊंचा बिंदु है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस प्लेट्यू इज शिलांग, 1961 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर क्वार्टजाइट, सेल और सीट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। क्वार्टजाइट, सेल और सीट बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करता है, इसकी वेस्टर्न बाउंड्री। इसी के ऊपर चले जाएं मेघालय को छोड़ करके असम में, तो वहां पर इसी प्रकार का एक और है, ब्रह्मपुत्र और मानस नदियों के द्वारा डिपोजिशन से बना हुआ पठार है ना। वो भी फाल्टिंग का ही परिणाम है, जिसमें कि सेडिमेंटेशन हो गया। कार्बी एंगलांग, कार्बी एंगलांग का पठार ये असम में उत्तरी असम घाटी से टच करता है। यहाँ से हम लोगों ने भारत के सभी पठार खत्म कर लिए। अब हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया, पहुँचते हैं ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक ही सबसे महत्वपूर्ण पठार है, और वो है किम्बरले का पठार। डोम शेड प्लेट्यू। किम्बरले का पठार उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। मरुस्थल से मानसूनी बेल्ट को जोड़ता है, और नॉर्दर्न पार्ट कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। इसका निर्माण वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है, ज्वालामुखी अपर्दन से। इसका भी निर्माण ज्वालामुखी अपर्दन से हुआ है, और इसके नीचे इंट्रूसिव वोल्केनो भी पाया जाता है, अंतर्वेदी ज्वालामुखी अपर्दन। इस कारण से यहाँ पर बड़े पैमाने पर खनिज का भंडार पाया जाता है, जैसे लोहा, सोना, हीरा
दुनिया में लाल हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक रीजन है ये, रेड डायमंड, लाल हीरा, ठीक है। सीसा, जिंक, चांदी, ठीक है, इनका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मरुस्थल है भले ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो मिनरल से वो भी रिच रीजन है। यहाँ पर दो प्रमुख नगर हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में। अभी हाल ही में किसी 1-2 साल पहले शायद यूपी पीसीएस ने प्री में पूछा था, एक क्वेश्चन आया था, क्या नाम था उसका, दुनिया के मतलब विश्व विख्यात स्वर्ण नगरी है यहाँ पर दो, गोल्ड टाउन, उनका नाम है कालबुर्ली एंड कूल गर्दी, ठीक है। ये जो है गोल्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कलबुर्गी एंड कूल गर्दी, ठीक है। एक प्लेट्यू और बचता है, मस्करेन प्लेट्यू, इंडियन ओशन में है, सेशल से मॉरिशस के बीच तक फैला हुआ है, जगह इधर तो नहीं बनी है इतना। मस्करेन, मस्करेन का पठार सेशल से लेकर के मॉरिशस तक फैला हुआ है। इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे विश्व के मरुस्थल एवं मरुस्थलीकरण किस तरह से होता है, क्या क्या कारण है मरुस्थलीकरण, ठीक है। किसी कोई डाउट हो पूछ लीजिए। चैप्टर समाप्त हो गया। सर ये दक्कन का पठार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ये पठार है क्या? ज्वालामुखी पठार जो है लॉरेंसियन पठार के बाद किसी कुछ नहीं पूछना है। चलिए कल मरुस्थल थोड़ा पढ़ के आइए, कैसे कैसे मरुस्थलों का निर्माण होता है। कल से थोड़ा कॉन्सेप्ट लगना शुरू होगा, है ना, दिमाग लगना होगा। टेस्ट के बारे में अभी मैं ग्रुप पर आज रात अपडेट कर दूंगा, है ना, कैसे क्या होना है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक ओके सर, थैंक यू।